नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र सिंह, शिक्षाविद राजेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं भारतीय संविधान और शिक्षा संबंधी प्रावधान, भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी क्या प्रावधान किए गए हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान में शैक्षिक प्रावधान क्या है, कि शिक्षा से संबंधित क्या प्रावधान किए गए हैं। हमको पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और इसके बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ, संविधान बनकर तैयार हो गया था। तो इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है और 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण रूप से भारत में संविधान लागू हो गया और गणतंत्र व्यवस्था चालू हो जाती है। हमारे संविधान सभा का जो गठन किया गया, 299 सदस्य संविधान सभा में थे और संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। ठीक, संविधान सभा, हमारा संविधान क्या है, इसकी मूल भावना को प्रस्तावना या उद्देशिका है, प्रेम्बल जिसको कहते हैं, प्रेम्बल कहते हैं। प्रेम्बल में वो स्पष्ट हो जाता है कि हमारी संविधान सभा की मूल भावना, हमारे संविधान सभा के लोगों की मूल भावना क्या थी और हमारे संविधान की मूल भावना क्या है, वो इसके प्रस्तावना से ही स्पष्ट हो जाता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में, 42वें संविधान संशोधन 1976 में हमारे उद्देशिका में कुछ बदलाव किए गए और उसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता जैसे शब्दों को इसमें जोड़ दिया गया और ये शब्द जोड़कर इसकी मूल भावना को और अधिक स्पष्ट कर दिया गया और अधिक स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। ठीक, वर्तमान में इसकी जो प्रस्तावना है उसको हम उस पर चर्चा कर लेते हैं कि इसकी प्रस्तावना जो शुरू होती है वो पहले शब्द हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय दिलाने के लिए तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा इन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, नियमित तथा आत्मार्पित करते हैं। ठीक, ये इसकी प्रस्तावना है। एक बार पुनः सुन लीजिए प्रस्तावना को, संविधान की सभा की प्रस्तावना जिसको उद्देशिका भी कहते हैं। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय दिलाने के लिए तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए
दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये हमारे संविधान की प्रस्तावना है। इसमें कुछ शब्द हैं: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक, समानता, एकता, अखंडता, स्वतंत्रता, इसकी चर्चा की गई है। इसी को हम आगे चलकर इसकी व्याख्या करते हैं। ठीक, इस प्रस्तावना से स्पष्ट हो जाता है कि भारत प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है और यह 6 मूल सिद्धांतों, जो देश है हमारा, वो 6 मूल सिद्धांत क्या है? सबसे पहला नंबर 1 स्वतंत्रता, नंबर 2 समानता, नंबर 3 भ्रातृत्व, नंबर 4 समाजवाद, नंबर 5 धर्मनिरपेक्षता और नंबर 6 न्याय पर आधारित है। ठीक, इस संविधान की मूल भावना को स्पष्ट रूप से समझने के लिए इसमें निहित नीति निर्देशक तत्वों और नागरिकों के मूल अधिकार और कर्तव्यों को समझना आवश्यक हो जाता है। ठीक, अब नीति निर्देशक तत्व क्या है? नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में इसकी चर्चा की गई है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की। ठीक, इनको संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक, इसको संविधान की आत्मा कहा गया है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख करने से पहले यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय तथा द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इसमें अधिकाधिक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक, अब नीति निर्देशक तत्व क्या है? संक्षिप्त रूप से इस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व। राज्य द्वारा जो अनुसरणीय नीति निर्देशक तत्व हैं वो क्या है? तो पहला है फर्स्ट, पुरुष और स्त्री। नंबर 1, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। फर्स्ट है स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो, नंबर 1। नंबर 2, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। नंबर 2, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। नंबर 3, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। नंबर 4, स्त्री और पुरुषों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो। स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया जाए। ठीक। नंबर 5, स्त्री और पुरुष श्रमिकों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों को सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो। बालकों के सुकुमार अवस्था को यानी कि बाल्यावस्था का दुरुपयोग ना हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु और शक्ति के अनुकूल ना हो। ठीक। नंबर 6, बालकों को स्वतंत्र और गरिमामयी वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाए। ठीक। अवयस्क जो वयस्क नहीं है उन बालकों का किसी भी प्रकार का नैतिक और आर्थिक शोषण न हो।
उन शोषण और परित्याग से उनकी रक्षा की जाए। ठीक। नंबर 7, राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधि व्यवस्था इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो। ठीक, ये राज्य व्यवस्था करेगा। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 2 पर। ये पहली राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व, ये पहला टॉपिक था। नंबर 2 इसी में नीति निर्देशक तत्वों में ग्राम पंचायतों का संगठन। नंबर 2 ग्राम पंचायतों का संगठन। राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां एवं प्राधिकार प्रदान करेगा कि उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाया जाए। ठीक। नंबर 3, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार होगा। ठीक। राज्य अपनी आर्थिक समस्याएं और विकास की सीमाओं के भीतर अपनी आर्थिक समस्या, राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास सीमाओं के भीतर काम पाने के लिए, शिक्षा पाने और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, इनके अभाव में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेगा। ऐसे कोई है जैसे नौकरी नहीं पा रहे हैं, बेरोजगार हैं या बेकार हैं, शिक्षा पाने के लिए या बीमारी को दूर करने के लिए, इलाज के लिए, इनके लिए कुछ अलग विशेष से प्रावधान करेगा, उपबंध करेगा। ठीक। नंबर 4, काम की न्याय संगत और मनोचित, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। ठीक। राज्य काम की और न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। ठीक। नंबर 5, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि, उद्योग व अन्य प्रकार के सभी कामगारों को काम, निर्वाह मजदूरी और जीवन स्तर तथा अवकाश का संपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने के लिए प्रयास करेगा। ठीक। नंबर 6, नागरिक के लिए एक समान सिविल संहिता। ठीक। राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। ठीक। नंबर 8, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य जो पिछड़े वर्ग हैं, दुर्बल वर्ग हैं, उनको उनकी शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि की जाएगी। नंबर 9, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। पोषाहार स्तर और मतलब खान पान के स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, ऊंचा करने के लिए तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार को राज्य का कर्तव्य है। ठीक। नंबर 10, कृषि और पशुपालन संगठन। राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा। नंबर 11, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। राष्ट्रीय महत्व वाले जो कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक स्मारक या स्थान या वस्तु का हर प्रकार से संरक्षण करना राज्य का कर्तव्य होगा। जैसे ताजमहल है या बाकी इमारतें हैं, इनके संरक्षण का कार्य करेगा, सरकार करेगी। ठीक, बाध्य रूप से। नंबर 12 की बात करें, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका
को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। और नंबर 13, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की जाएगी। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि की जाएगी। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसकी चर्चा मुख्य रूप से इन बिंदुओं की गई। ग्राम पंचायतों का संगठन, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता करने का अधिकार, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूत सहायता का उपबंध, कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी, नागरिक के लिए एक समान सिविल संहिता, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात तथा दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों के लिए अभिवृद्धि, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर उठाने के लिए तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार के लिए कर्तव्य, कृषि और पशुपालन का संगठन, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण एवं रख रखाव, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि, ये कुछ प्रमुख चीजें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आती हैं। ठीक, अगले स्टेप पर हम नागरिकों के मूल अधिकार और कर्तव्यों पर चर्चा करेंगे।